आइए सुनते हैं कार्यक्रम कथा सागर के अंतर्गत श्री अरुण कुमार असफल से कहानी किस्सा गो। कभी शहर के एक छोर को छूते हुए यह नाला निकल जाता था। अब नाले के उस पार तक भी शहर बसने लगा था, लेकिन नाले की इर्द गिर्द की यह बसावट शैशवावस्था में ही थी। अगर यहाँ बने मकानों को कोई ध्यान से भी देखे तो भी वह पक्के तौर पर किसी मकान को कच्चा या पक्का नहीं कह सकता था। हरित क्षेत्र में आने के कारण जब नक्शा पास होने की कोई गुंजाइश ना थी तो किसी ने नक्शा नवीस को पैसे देकर नक्शा बनवाने की जहमत भी नहीं उठाई थी। रही सही कसर एस्बेस्टस या टीन की छत ने पूरी कर दे रही थी। यह पूरी बसावट यह ऐलान करती सी दिख रही थी कि अगर पैसे वालों को इस बात का दम है कि वे कहीं भी किसी द्वीप या महाद्वीप में कितनी भी जगह घेर कर अपनी हैसियत का नुमाइश कर सकते हैं, तो जिनका हाथ तंग है वह भी किसी न किसी तरह नीड़ का निर्माण कर लेते हैं। इस पाठक का प्रिय लेखक, जो अपनी कहानियों की खास तरह की बुनावट के कारण किस्सागो के रूप में मशहूर था, उसने भी इसी जगह पर नीड़ का निर्माण किया था। जाहिर बात थी कि उसके प्रिय लेखक की माली हालत भी अपने आसपास के लोगों से अधिक जुदा नहीं थी। शायद यही कारण रहा होगा कि गरीबी और अभावग्रस्तता का जितना स्वाभाविक चित्रण उसकी कहानियों में रहता था, वह अन्यथ दुर्लभ रहता था। इस पाठक को इस बात का गर्व था कि वह उसके शहर का ही लेखक था और वह किसी न किसी दिन उससे मुलाकात भी करना चाहता था। वह कई दिनों से मिलन की प्रबल इच्छा लिए उससे संपर्क साधने की कोशिश में भी था, लेकिन उसका प्रिय लेखक था कि उसकी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। पहले पहल तो इस पाठक को मोबाइल का ही सहारा था, लेकिन बहुतेरे कोशिश करने के बाद जब मनमाफिक संवाद स्थापित ना कर सका तो उस बावले पाठक ने उससे मिलने की आस लिए उस रिहाइश के कई चक्कर लगा लिए और उसने यह जानकारी हासिल कर ली कि उसका प्रिय लेखक नित सुबह दूध का डोलू लेकर उस नाले को पार करके किसी तबेले से दूध लेने जाता है। फिर क्या था, एक सुबह वह भी अपना स्कूटर लेकर उस नाले के पास पहुंच गया और अपना स्कूटर एक किनारे खड़ा कर उसी पुलिया पर जा बैठा जहां से उस लेखक को गुजरना था। अधिक समय नहीं हुआ था जब उसे अपना लेखक आता दिखाई दिया। चूंकि वह उसका प्रिय लेखक था और कहानी के साथ छपने वाली उसकी तस्वीर स्मृति पटल पर अच्छी तरह अंकित थी, इसीलिए तो उसे पहचानने में उसे देर नहीं लगी थी। वह खादी का कुर्ता और चारखाने की लुंगी पहने हुए सामने की किसी गली से प्रकट हुआ था। दूध का डोलू झुलाता हुआ वह अपने पाठक के सामने से निर्विकार भाव निकल गया। थोड़ी ही देर बाद वह भी अमनस्कता से उठा और तबेले की ओर बढ़ चला। वह अपने प्रिय लेखक से मुलाकात तो करना चाहता था, लेकिन वह यह निश्चय भी करके आया था कि अगर उसे ऐसी मुलाकातों से परहेज है तो वह उससे अनौपचारिक या अनायास मुठभेड़ जैसे ही मुलाकात कर लेगा। इसलिए तबेले तक तो उसने अपने प्रिय लेखक से दूरी बनाए रखा। हाँ, जब लेखक तबेले से दूध लेकर वापस लौटने को हुआ, वह उसके सामने प्रकट हुआ और उसे नमस्कार किया। फिर अनजान बनते हुए उसकी एक सद्य प्रकाशित कहानी और उसके साथ छपे फोटो का जिक्र करते हुए पूछ डाला, क्या आप उस कहानी के लेखक हैं? लेखक महोदय ने शर्माते हुए कहा, हाँ। तो इस हामी ने संवाद का रास्ता खोल दिया और उसके बाद तो मानो किस्सा गोई का सोता ही फूट पड़ा। वह उस कहानी ही नहीं बल्कि अन्य कहानियों के कहानी बनने की प्रक्रिया का बयान करने लगा था। परंतु थोड़ी देर बाद वह बोला, माफ करें, जल्दी से घर पहुंचकर नहाना धोना है ताकि समय पर दफ्तर
पहुंच सकूं। पाठक को लगा कि यह उससे पीछा छुड़ाने का बहाना भी हो सकता है, इसलिए याचना भरे स्वर में बोला, श्रीमान जी, आपकी कहानी सुनते हुए मैं न जाने किस लोक में चला जाता हूँ। बिल्कुल वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि आपकी कहानियों को पढ़कर लगता है। तब लेखक ने कहा, किस्से जीवन से आते हैं। जीवन और प्रकृति से जुड़ा व्यक्ति ही किस्सागो हो सकता है। इस दुनिया में अनगिनत किस्सागो हैं। अगर वे लिखने बैठ जाएं तो कथा साहित्य की दुनिया में भूचाल आ जाएगा। मेरे गांव के अधिकांश अच्छे किस्सागो उच्च शिक्षा से वंचित हैं। जिन लोगों ने किस्सों को लिखने की कोशिश की तो आलोचकों ने कभी भाषा दोष तो कभी व्याकरण की अशुद्धियों के नाम पर उनको इतना निरुत्साह किया कि बेचारों ने आगे लिखने से तौबा कर ली। एक मैं ढीठ हूँ जो उनकी लाख कोशिशों के बावजूद अब तक टिका हूँ। उसके पाठक को यह बूझते देर न लगी कि उसके प्रिय लेखक ने आलोचकों और समीक्षकों पर अपनी खींच उतारी है, जो निरंतर उसकी अवहेलना किए जा रहे थे। नाला पार करने के बाद वे दोनों थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्हें सड़क के किनारे कुछ लोगों की भीड़ लगी दिखी। लोगों की नजरें आम के पेड़ पर थी और पेड़ पर बंदर बैठा था। वे दोनों भी उधर ही देखने लगे। पाठक चौंक कर बोला, बंदर के हाथ में रस्सी है। इस पर एक तमाशबीन ने टोका, रस्सी नहीं जी, सांप है वह, जरा दूर ही रहें, बड़ा जहरीला सांप है। पाठक हैरत भरी आंखों से बंदर की ओर देखने लगा। बंदर सांप को पेड़ की टहनी पर रगड़कर हर बार अपने मुंह के पास लाता था। लेखक ने उससे पूछा, तुमने इससे पहले किसी बंदर को सांप मारते नहीं देखा होगा। पाठक झेपते हुए बोला, श्रीमान जी, मैंने सांपों को सिर्फ पिटारों या सिनेमा में ही देखा है। लेखक हंस पड़ा और बोला, अरे कौन सा पाप कर दिया, बल्कि तुमने तो सच बोलने की हिम्मत की है। आजकल तो लोग बिना देखे भोगे महज कल्पनाओं से ही पूरा पोथा लिख मार रहे हैं। दरअसल सांपों के बारे में जितने मिथ हैं उतने बाघ, भालू या अन्य खतरनाक जीव जंतुओं के बारे में नहीं। यूं तो सांप और नेवले की दुश्मनी प्रसिद्ध है, पर मेरी नानी बताती थी कि बिल से बाहर निकलते वक्त हर सांप प्रार्थना करता है कि बाहर विचरण करते वक्त उसका सामना दो टांगों वाले जीव से ना हो जाए। पाठक से रहा नहीं गया, बोल पड़ा, श्रीमान जी, दो टांगों वाला जीव तो केवल आदमी ही है। हाँ, आदमी तो है ही, पर और भी तो हैं। सारे परिंदे दो टांगों वाले होते हैं, खासकर बाज और चील। ये तो ऊपर आसमान में उड़ते उड़ते नीचे रेंगते हुए सांप को देख लेते हैं। मोर का भी प्रिय भोजन सांप ही है। सांप निशाचर जीव है, दिन में कम ही निकलते हैं, पर उल्लू भी निशाचरी जीव है और उसका भी प्रिय भोजन सांप ही है। पाठक लेखक की किस्सागोई से मुग्ध हुआ जा रहा था। यह ऐसा ही प्रभाव था जैसा उसकी कहानियों को पढ़कर होता था, लेकिन जहाँ संशय होता था वहाँ पूछता भी था। जैसे कि उसने पूछा, बंदर तो सांप नहीं खाता, नहीं ना? लेखक ने ना में गर्दन हिलाया तो वह परेशान हो गया। जब खाता नहीं तो वह इतनी निर्दयता से उसे मार क्यों रहा है? उसके इस प्रश्न से लेखक की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे अपने पाठक से इसी प्रश्न की अपेक्षा थी, और वह मुस्कुराते हुए बोला, यही तो बात है। चील, बाज, मोर, उल्लू आदि जितने परिंदे हैं वे अपनी भूख शांत करने हेतु सांप का शिकार करते हैं, लेकिन बंदर और आदमी दो टांगों वाले ऐसे जीव हैं जो मारे भय के ही सांप को मार देते हैं। आदमी तो इतना डरा रहता है कि सामने पड़ जाने पर विषहीन सांप को भी मार देता है, लेकिन वह बंदर तो सांप को रगड़कर बार बार सूंघ रहा है। सूंघ नहीं रहा है मेरे दोस्त, देख रहा है कि सांप पूरी तरह से मरा कि नहीं। इतना कहकर लेखक मंद मंद मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कुछ समझे? पाठक चकरा गया। इसका क्या मतलब हो सकता था? उसे शांत देखकर लेखक ही बोल पड़ा, अच्छा नहीं समझे तो जरा देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि वह सांप हिंदी का लेखक है, तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि बंदर का बर्ताव
हिंदी के आलोचकों जैसा है। पाठक हतप्रभ रह गया था। लेखक की एक मिसाल ने उसको लाजवाब कर दिया था। उसके अंदर का अंतर्द्वंद समाप्त हो चुका था। जब जीवन के प्रति अथाह आस्था हो और अनुभव विपुल हो तो प्रतीक सटीक बैठेंगे ही। इस बीच तमाशबीनों में हलचल हुई तो दोनों उनके पास चले गए। वहाँ हलचल इसलिए थी क्योंकि बंदर के हाथ से सांप छूटकर गिर गया था। वह कुछ देर अधमरा सा छटपटाता रहा, फिर रेंगते रेंगते नाले की ओर बढ़ गया। लेखक बोला, यह बहुत खतरनाक स्थिति है। बहुत कम होता है कि सांप बंदर के चंगुल से बच जाए, पर अगर वह बच जाए तो और भी खतरनाक हो सकता है। घायल जहरीला सांप और भी नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, इसलिए यहाँ से खिसक लो। इतना कहकर लेखक लंबे लंबे डग भरता हुआ उसी रास्ते बढ़ चला जिस रास्ते वह आया था। थोड़ी ही देर में पाठक के सामने से किस्सा गोई की सरिता लुप्त हो गई और उसके पास रह गया गंदगी लिए बहता हुआ नाला।